दोस्तों नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो एनसीईआरटी सार संग्रह आधुनिक भारत का इतिहास भाग 3। सबसे पहले देखते हैं प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो ये थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जो कि द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई थी। वर्ष 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। और भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारत संघ के संस्थापक थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोस्तों प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ, जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संगठन था, इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना 25 सितंबर 1875 को की गई थी। और सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों लंदन में आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। यहाँ पर देखिए एक चार्ट के माध्यम से कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो भारत में राजनीतिक संस्थाएं या संगठन जो गठित हुए थे उनके बारे में, संस्था का नाम, उनके संस्थापक कौन थे, उनकी स्थापना कब हुई और मुख्यालय कहाँ था। तो सबसे पहला है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। द्वारिकानाथ टैगोर ने 1838 में इसकी स्थापना की थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना विलियम एडम्स ने 1839 में की थी, इसका मुख्यालय भी कलकत्ता में था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जॉर्ज थॉमसन ने 1843 में इसकी स्थापना की और कलकत्ता में इसका मुख्यालय स्थित था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, देवेंद्र नाथ टैगोर और राधाकांत देव ने 1851 में इसकी स्थापना की थी, इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। और बॉम्बे एसोसिएशन बहुत ही महत्वपूर्ण था, दादा भाई नौरोजी ने 1852 में बंबई में इसकी स्थापना की थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, गुजलू नरसू चेट्टी ने 1852 में इसकी स्थापना की और मद्रास में ये इसका जो है मुख्यालय स्थापित था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना गणेश वासुदेव जोशी और एमजी रानाडे द्वारा 1870 में पूना में स्थापित किया गया था। दोस्तों इंडिया सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस द्वारा 1872 में लंदन में किया गया था। और इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1876 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। नेटिव प्रेस एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापना 1877 में की थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में था। इसी प्रकार मद्रास महाजन सभा पी आनंदचार्लू और बीर राघवाचारी द्वारा 1884 में मद्रास में स्थापित किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता ने 1885 में बम्बई में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीजा में जातिगत भेदभाव का शिकार होने की घटना का वर्णन किया है। तो वेटिंग फॉर ए वीजा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कृति है। अब आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक अंग्रेजी सिविल सर्वेंट थे, इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। दोस्तों आपको याद रखना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में न होकर मुंबई में आयोजित किया गया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। और कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। दोस्तों, प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल एसोसिएशन रखा गया था और बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक। चूंकि बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी विचारक थे, इन्होंने प्रार्थना, याचना और जो है इस सब की सहमति और आवेदन पत्र, इन सब पे ध्यान नहीं दिया और इसका विरोध किया था। और वो कहे थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रार्थना और याचना करने वाला संगठन है। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन त्रिगुट में से दोनों लोग, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो ये था लखनऊ अधिवेशन 1916 यानी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थी। दोस्तों, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन किसका है? तो ये सर सैयद अहमद खान का कथन है। एक कथन है कि यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना चाहता हूं। तो ये है लॉर्ड कर्जन का कथन। दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो प्रश्न ये आता है कि किन महापुरुषों में से या कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1924 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ये अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था? तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। और महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कांग्रेस को लेकर कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में सहयोग करना था। इसलिए जब यह लक्ष्य पूरा हो गया है तो इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। और किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? ये था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और देखिए, कांग्रेस के संबंध में एक महत्वपूर्ण कथन है कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है।
यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन और उनकी प्रमुख घटनाएं। 1885 ये प्रथम अधिवेशन था। इसका अधिवेशन बंबई में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था और इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 1886 का अधिवेशन कलकत्ता में प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने थे और नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था इस अधिवेशन में, और लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। तीसरा सम्मेलन कांग्रेस का 1887 में मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्षता किए थे और सबसे पहले तमिल भाषा में भाषण दिया और शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया था। 1888 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे और जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने थे और इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। 1890 का जो कांग्रेस अधिवेशन था ये कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। 1896 का अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था। रहमतुल्ला एम सयानी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम गाया गया था। 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और स्वदेशी तथा बहिष्कार का समर्थन किया गया। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज या स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया था। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूरत में हुआ था। रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था। 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे और पहली बार जन गण मन गाया गया था और इसमें सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया था। 1916 का अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लखनऊ में हुआ था। AC मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और नरम दल और गरम दल का एकीकरण कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था तथा तिलक ने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी और सर्वप्रथम इस अधिवेशन में तिरंगे झंडे को अपनाया गया था। 1920 का अधिवेशन नागपुर में हुआ था। C विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। 1924 का अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था और यह एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1925 का मद्रास अधिवेशन हुआ था और S.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी और साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव 1925 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। इसके अलावा देखिए 1929 का लाहौर अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। 1931 का कराची अधिवेशन इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। इसमें मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद यानी सोशलिज्म शब्द को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया था। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और यह प्रथम अधिवेशन था जो कि एक गांव में संपन्न हुआ था। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि यानी रोमन स्क्रिप्ट लागू करने की वकालत की गई थी। 1940 का कांग्रेस अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे और मौलाना आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। 1946 का मेरठ कांग्रेस अधिवेशन आचार्य JB कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ था और आचार्य JB कृपलानी आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे।
दोस्तों बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के सहयोग से हुई थी। तो बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग, इनके सहयोग से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना हुई थी। कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बाद देखते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? प्रमथनाथ मित्रा, पी मित्रा, ये अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को। और लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ाया था? राम प्रसाद बिस्मिल को। और काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1925 में। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। मित्र मेला संघ एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो वीटी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ की स्थापना की थी। लखनऊ समझौता वर्ष 1916 का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। और वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? बीना दास। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? तो बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा आयोजित किया था। दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। तो सबसे पहले मुस्लिम जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी का वर्ण किया था वो अशफाक उल्लाह खां थे। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद यानी क्रांति अमर रहे का नारा भगत सिंह ने दिया था। बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? वीडी सावरकर ने। और अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी द्वारा। और बंगाल में वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र केस में। और जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? जतिन दास की। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक चार्ट के माध्यम से प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठनों के बारे में। मित्र मेला की स्थापना 1903 में बीडी सावरकर और गणेश सावरकर द्वारा की गई थी। भारत माता सोसाइटी 1904 में अजीत सिंह और अंबा प्रसाद द्वारा स्थापित किया गया। ढाका अनुशीलन समिति 1904 में पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा। अभिनव भारत समाज 1904 में बीडी सावरकर द्वारा। अनुशीलन समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है 1907 में वारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्रा, पुलिन दास और सतीश चंद्र बोस द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी। युगांतर और अंजुमाने मुहिब्बाने वतन 1907 में वी के घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और सरदार अजीत सिंह द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा। तथा नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह द्वारा इसका गठन किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा स्थापित किया गया था। एक महत्वपूर्ण आंदोलन जिया तरंग आंदोलन, इसको रानी गार्डिनेल्यू ने प्रारंभ किया था और उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित करने का कार्य किया था। दोस्तों भारत से बाहर भी भारत की स्वतंत्रता के लिए कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थीं। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? लंदन में। और सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? भीकाजी कामा ने। भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? भीकाजी रुस्तम कामा को। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे? तो ये सरकार बनी थी अफगानिस्तान में। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को गोली मारकर किसने हत्या की थी?
तो सरदार ऊधम सिंह ने। और श्यामजी वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड वर्ष 1909 से संबंधित था? तो मदन लाल धिंगरा कर्नल वायली हत्याकांड से संबंधित थे। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में। और कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? ये दोस्तों कनाडा से संबंधित था। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस के द्वारा। यहाँ पर देखिए विदेशों में कुछ क्रांतिकारी संगठन हैं, उनकी स्थापना तथा संस्थापक। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1907 में तारकनाथ दास द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकना द्वारा। हिंद एसोसिएशन की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भाकना द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1915 में राजा महेंद्र प्रताप द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा तथा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ क्रांतिकारी आंदोलन और उनसे संबंधित व्यक्ति। पहला है दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। तो ये चापेकर बंधुओं ने लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रैंड की पूना में हत्या 1897 में की थी। विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी और महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना 1899 ईस्वी में की थी। पुलिन दास ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक रहे। 1902 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा और मदन लाल धिंगरा, इन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरनगर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था इन्होंने 1908 ईस्वी में, लेकिन वो बच गए थे। रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल 1912 में दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर इन्होंने बम फेंका था। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किए और कामागाटा मारू कांड जो है 1914 में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में एक सक्रिय सदस्य रहे और काकोरी कांड में इनको फांसी की सजा हुई थी। सूर्यसेन दोस्तों चटगांव शस्त्रागार या चटगांव षड्यंत्र 1930 में जो है शामिल रहे थे। चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 के संस्थापक थे और भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या का प्रयास किया था 1928 में और केंद्रीय विधानसभा में इन्होंने 1929 में बम फेंका था तथा पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। राजगुरु 1928 के सैंडर्स हत्याकांड से संबंधित रहे। बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा या सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने में शामिल थे। जतिन दास जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो गई थी 1929 में। ऊधम सिंह ने लंदन में सर माइकल ओडायर की हत्या की थी। दोस्तों उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार का प्रकाशन किया था। तो याद रखिएगा गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी इन भाषाओं में गदर नामक अखबार का प्रकाशन हुआ था। अब आइए देखते हैं बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित प्रश्न। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? 16 अक्टूबर 1905 को। दोस्तों 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई थी, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। तो स्वदेशी और बहिष्कार एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के उद्देश्य से बंगाल का विभाजन किया गया था। दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। पश्चिम बंगाल जो था इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे जो कि हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था और पूर्वी बंगाल जो था पूर्वी बंगाल और असम थे जो कि मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र थे। दोस्तों वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। बंगाल का विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर राजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था।
ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया? 1905 में। और ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन ने किस आंदोलन से जुड़े जो है अपने संस्मरण या अपनी पत्रकारिता की थी? तो ये थे स्वदेशी आंदोलन से। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक और मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन नहीं प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन और बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दोस्तों कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। वर्ष 1905 में बंगला पत्रिका संजीवनी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कृष्ण कुमार मित्र और सबसे पहले इन्होंने ही ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त ने। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना था। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। और लॉर्ड कर्जन द्वारा किस सन में बंगाल का विभाजन किया गया था और कब यह रद्द किया गया? तो दोस्तों 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन किया गया था और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में इस विभाजन को रद्द किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व और पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रू फ्रेजर। और स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दोस्तों अरुंडेल समिति के सुझाव पर 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण किया गया था तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो याद रखिएगा 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में अरुंडेल समिति के सुझाव पर बंगाल का पुनः एकीकरण करके दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी। अब आइए देखते हैं मुस्लिम लीग और मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित प्रश्न। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना, इन तीनों लोगों ने मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। और 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कराची में। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में रखी थी? अमृतसर अधिवेशन 1908 में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के जो अधिवेशन थे, प्रथम अधिवेशन 1906 में ढाका में आयोजित किया गया था, द्वितीय अधिवेशन 1907 में कराची में और तृतीय अधिवेशन 1908 में अमृतसर में आयोजित किया गया था। दोस्तों वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई थी? तो अमीर अली की अध्यक्षता में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में भी स्थापित हुई थी। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। और किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। तो दोस्तों 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव की व्यवस्था की गई थी। 1909 के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया था और यहीं से माना जाता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। ये वायसराय मिंटो का कथन है। दोस्तों गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को शामिल करने का प्रावधान रखा गया था। अब आइए देखते हैं
अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। दोस्तों, सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो थे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे और इनको बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया था। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वे एकमात्र भारतीय थे। अब आइए देखते हैं कांग्रेस के दो गुटों यानी उदारवादी दल नरम दल और उग्रवादी दल यानी गरम दल के प्रमुख नेता। तो उदारवादी दल में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले थे, जबकि उग्रवादी दल में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष जैसे क्रांतिकारी विचारक शामिल थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। 1908 में 6 वर्ष तक के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? तो दोस्तों, संवैधानिक साधनों और याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना उग्रवादी विचारधारा कही जाती है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और यहाँ पर देखिए दिल्ली दरबार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लीटन के शासनकाल में आयोजित किया गया। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में और तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में आयोजित किया गया था। दोस्तों, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनिल कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है, जबकि बंगाल के द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते से। 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था, वहां से अलग हुए उग्रवादी और उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख विचारक या शिल्पकार कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए? कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लेना, ये लखनऊ उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण निर्णय था जिसके अत्यंत दूरगामी परिणाम हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। और मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। तो याद रखिएगा, किसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होने वाले समझौते का विरोध किया? तो मदन मोहन मालवीय ने। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये आयरलैंड से ली गई है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? ये था होम रूल आंदोलन। और दोस्तों, अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अड्यार मद्रास से होम रूल लीग प्रारंभ किया गया था। एनी बेसेंट ने साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी, तो कॉमनवेल्थ पत्रिका के माध्यम से एनी बेसेंट ने स्वशासन यानी होम रूल लीग की मांग की थी। अब देखिए, होम रूल लीग जो होम रूल का आंदोलन था, होम रूल आंदोलन आयरलैंड का शब्द है। होम रूल का अर्थ स्वशासन होता है और सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमांड द्वारा की गई थी। दोस्तों, भारत में 1916 से इसका प्रारंभ किया गया था और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारत में जो होम रूल आंदोलन चलाया गया वो मुख्य रूप से दो शाखाओं में विभक्त था। तिलक द्वारा होम रूल चलाया गया और एनी बेसेंट का होम रूल। तो तिलक का होम रूल अप्रैल 1916 में, श्रीमती एनी बेसेंट का होम रूल सितंबर 1916 में चलाया गया था। तिलक का जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र और कर्नाटक था, जबकि एनी बेसेंट के होम रूल का क्षेत्र मद्रास और तमिलनाडु था। तिलक द्वारा चलाए गए होम रूल का मुख्यालय बेलगांव कर्नाटक में था और एनी बेसेंट द्वारा चलाए गए होम रूल का मुख्यालय अड्यार मद्रास में था। समिति का जो स्वरूप था, जो तिलक द्वारा चलाए गए होम रूल का स्वरूप था, ये कमेटी या समिति का स्वरूप था, लेकिन एनी बेसेंट द्वारा चलाए गए होम रूल का स्वरूप अखिल भारतीय था।
और तिलक द्वारा चलाए गए होम रूल के अध्यक्ष एनसी केलकर और जोसेफ बैप्टिस्ट थे, जबकि एनी बेसेंट के होम रूल के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। तिलक द्वारा चलाए गए होम रूल का जो उद्देश्य था वो था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। एनी बेसेंट के होम रूल का जो उद्देश्य था वो था स्वशासन की स्थापना। इसके अलावा तिलक द्वारा होम रूल के प्रचार माध्यम के रूप में मराठा और केसरी पत्रों का प्रयोग किया गया था और एनी बेसेंट के प्रचार माध्यम कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्र थे। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? एनी बेसेंट ने। और तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था? तो याद रखिएगा 1918 में होम रूल लीग को एक कर दिया गया था। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय द्वारा। और दोस्तों एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, वीपी बाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय आदि लोग संबंधित थे। एक है भारतीय होम रूल लीग। तो दोस्तों 2 जनवरी 1916 को लंदन में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसके महासचिव डी ग्राहम पोल थे। अब आइए देखते हैं ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एन.एम. लोखंडे के द्वारा। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इनके अनुसार पूंजीपति को मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी है, न कि मालिक। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में बंबई में। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एन.एम. जोशी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC के संस्थापक थे। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा एन.एम. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल यानी कम्यूटर्न की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मार्च 1919 में। यहाँ पर देखिए प्रमुख कारखाना अधिनियम और उनसे संबंधित गवर्नर जनरल। तो कारखाना अधिनियम 1881, इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे। कारखाना अधिनियम 1891 लॉर्ड लैंसडाउन के गवर्नर जनरल शासनकाल में। और 1911 कारखाना अधिनियम लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। और कारखाना अधिनियम 1934 लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में। तथा 1944 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड बेवेस के शासनकाल में पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया था, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। दोस्तों अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे मानवेंद्र नाथ राय, MN राय, जो कि नव मानवतावादी भी माने जाते हैं, उग्र मानवतावादी विचारक। ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। दोस्तों MN राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 17 अक्टूबर 1920 को। और पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? कानपुर में पहली साम्यवादी कांग्रेस का जो है आयोजन 26 दिसंबर 1925 को किया गया था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? साम्यवादी आंदोलन। और 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? MN राय के द्वारा। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई? सौमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। और 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो N दत्त मजूमदार, AD मजूमदार ने 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना की थी।
यहाँ पर आइए देखते हैं ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग। फ्रेजर आयोग 1902 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, और ये पुलिस सुधार से संबंधित था। हंटर आयोग 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में पंजाब अशांति से संबंधित था। बटलर कमीशन 1927 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भारतीय रियासतों के साथ संबंधों से संबंधित था। लिथगो कमीशन 1928 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भूमि सुधार से संबंधित था। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928 में, ये लॉर्ड इरविन के शासनकाल में बारदोली में लगान वृद्धि की जांच के लिए मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928 गठित किया गया था। व्हिटले आयोग श्रम से संबंधित था, जो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में गठित हुआ था। सप्रू आयोग की स्थापना 1935 में लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में हुआ था, जो कि बेरोजगारी से संबंधित था। तथा क्लाइड आयोग 1940 में लिथगो के शासनकाल में ये तेभागा आंदोलन से संबंधित था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है कि भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं और बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार के लिए व्हिटले आयोग का गठन किया गया था। व्हिटले आयोग श्रम से संबंधित था। ये मुख्य रूप से औद्योगिक कार्यशालाओं और बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार के लिए इस आयोग यानी व्हिटले आयोग का गठन किया गया था। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, एनसीईआरटी सार संग्रह के आधुनिक भारत के इतिहास का भाग 3। इसके 2 अन्य भाग हम आगे करेंगे। आप इन सभी प्रश्नों को प्लेलिस्ट में जाकर एक सिरे से तैयार कर सकते हैं। ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए रिवीजन और तैयारी के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।